लेसन नंबर 5 है ना। तो देखो अच्छा वैज्ञानिक आ रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? पौधे को क्यों चुना? आ जाओ, आज की कहानी यही आपकी शुरू हो रही है कि मेंडल एक महान वैज्ञानिक थे और मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम भी दिया था। और मेंडल को हम लोग आनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं ना। जो मेंडल है, मेंडल को हम लोग आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना। कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि मेंडल को हम लोग पहले ही जानिए कि मेंडल ऑस्ट्रिया के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। याद है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का। पहले तो ये बात कहेंगे। आता है प्रश्न में कि मेंडल कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो कहाँ कहेंगे? ऑस्ट्रिया के। वही जो ऑस्ट्रिया के चर्च में मटर के पौधों को बोए थे और वहीं पर अपना प्रयोग कर रहे थे। और मेंडल ने अपने इस प्रयोग में आनुवंशिकता को सिद्धांत दिया, इसलिए मेंडल को हम लोग आनुवंशिकता का सिद्धांत का वैज्ञानिक भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? मेंडल को कहते हैं। याद करो। तो मेंडल कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। ये चर्च में मटर के पौधे लगाए थे और फिर मटर के पौधे पर अपना प्रयोग कर रहे थे। कई बार मैं देखता हूँ ये प्रश्न पूछा जाता है और हमको तो लगता है कि अभ्यास का पहला प्रश्न यही है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को क्यों चुना। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को क्यों चुना? तो सुनो, इसका उत्तर में आप क्या बता सकते हैं। पहला ही कहिएगा कि जो मटर का पौधा होता है 1 वर्षीय होता है, तो समझो, माने 1 वर्ष में तैयार भी हो जाता है। दूसरा ही कहते हैं कि जो मटर का पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है, माने नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही में उपस्थित होता है। और हाँ, इसे कहीं भी आसानी से उगा सकते हैं। जब वो द्विलिंगी है तो उसमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। स्वपरागण हम लोग करा सकते हैं। हालांकि मटर में एक गुण होता है कि उसमें पर परागण भी करा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये सब मटर के पौधे के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधों को क्या किया था? अपने प्रयोग के लिए चुना था। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। तो लिखते हैं। पहला माने मेंडल पहले कुछ बात ले लीजिएगा कि मेंडल ऑस्ट्रिया, अंग्रेजी में लिख देते हैं, ऑस्ट्रिया के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। सब याद करते रहना, प्रमुख वैज्ञानिक थे। इसने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया, आनुवंशिकता के सिद्धांत दिया। इसलिए मेंडल को तो खूब अच्छा से पढ़ेंगे, गर्दा करना है आज। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। अरे किसको जनक कहते हैं भैया? आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं? हाँ, आप सही से बोला तारी। मेंडल आलिया पूरा नाम याद, जनक मेंडल को कहा जाता है। माने सार कॉलेज ना, सार ग्रेगर जॉन मेंडल। नहीं बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, आपको सर सुना गया। ये पूरा इसका नाम होगा, याद रखना, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ईसाई धर्म के थे। कभी भी देखिएगा ईसाई वाले ही आगे जाते हैं, क्योंकि इतना धर्म कम है उन लोगों का। इतना हमने का धर्म है कि धर्म में अजुराइले रह जाते हैं। अब ये चाहते हैं कि ये धर्म में अजुराई रहें, कि आगे नहीं बढ़ें। वो चाहते हैं कि धर्म में हिंदू लोग अजुराई रहे, वो आगे नहीं बढ़े, ना को बढ़े। कोई भी दिखा दो, नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। मुस्लिम लोग देखो कितना आगे जा रहे हैं। कभी घर नहीं था, देखो बिल्डिंग बनवा रहे हैं।
हिंदू लोग को आदमी की बिल्डिंग में तो देख लो, बिल्डिंग में बहुत भाग जाता। तब मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना? एक वर्षीय होते हैं। क्योंकि मटर का पौधा क्या होता है? एक वर्षीय होता है। मटर का पौधा, बहुत मज़ा आता है बायोलॉजी, एक वर्षीय होता है। मटर का पौधा क्या होता है? एक वर्षीय। दूसरा, मटर के पौधे को कहीं भी उगाया जा सकता है। मटर के पौधे को कहीं भी उगाया जा सकता है। तीसरा, मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। मटर के पौधा में स्वपरागण किया जा सकता है। स्वपरागण किया जा सकता है। पांचवा, हालांकि मटर के, अब इसमें लिख लेना कि इसमें पर परागण भी किया जा सकता है। इसमें पर परागण भी किया जा सकता है। ठीक है, चलो तो कुछ गुण है, बस इतना याद रखेंगे तो कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। कह सकते हैं कि जो मटर का पौधा होता है एक वर्षीय होता है। इसका जीवन काल 1 वर्ष के लिए होता है। आप 1 वर्ष में उगा सकते हैं। फिर इसे हम 1 वर्ष में उगाने के बाद, हालांकि पौधे जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। इसमें नर और मादा युग्मक दोनों उपस्थित होते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो गुण में आप बता सकते हैं। इसे पर परागण भी किया जा सकता है। दोनों गुण इसमें उपस्थित होता है। मटर के पौधा में विभिन्नता भी पाई जाती है। कोई छोटा पौधा होता है, कोई बड़ा पौधा होता है, इसीलिए हमें जनन कराने में भी असुविधा नहीं होती है। मटर के पौधे को उगाने के लिए खादर की भी आवश्यकता नहीं होती। जहाँ चाहे वहाँ उगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आते हैं हम लोग मेंडल के नियम के पास। मेंडल के नियम हो गया, मिटा दें। बहुत सिंपल था, याद हुआ मटर के पौधा के बारे में? कहीं भी कोई पूछे बता सकते हैं आप? नहीं। हाँ, ये बात है। चलिए मिटाएं इसको। अब आते हैं मेंडल के नियम। कौन नियम? पहला नियम बताओ, दूसरा नियम बताओ, तीसरा नियम बताओ। हाँ, इसे कहते हैं टैलेंटी। ये तो टैलेंट हो, कोई रोक नहीं पाएगा बहुत आगे बढ़ने से। चलो मिटा दे इसको। आ जाओ, हम चलते हैं मेंडल के नियम के पास। मेंडल के नियम, भाई तो मेंडल के कितने नियम हैं? मेंडल के 3 नियम हैं। 3 रूल्स ऑफ मेंडल। पहला का नाम याद होगा, 1 2 3। पहला जो है उसका नाम होगा प्रभाविता का नियम। सब लोग याद करो। दूसरा होगा पृथक्करण का नियम। तीसरा होगा स्वतंत्र अपविभन का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविभन का नियम। तो आइए पूरा नियम के बारे में हम लोग जिक्र करते रहते हैं। आपसे कोई पूछे प्रभाविता के नियम तो क्या होता है, तो कोई बताएगा?
बोलिए तनी हमको, किसी को याद है? हाँ बोलिए। पहला याद रखिएगा ना कि प्रभावता के नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। आप कहेंगे कि जब जनकों के बीच में विपरीत लक्षण वाले गुणों को लेकर के संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में या फिर पीढ़ी जो संतान दिखाई देता है या संतान का जो गुण दिखाई देता है उसे हम लोग प्रभावी गुण कहते हैं। और इस पूरे जो घटना होती है इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। हम लंबा, हमारी पत्नी छोटी, बच्चा हो गया बड़ा, मन लंबा पैदा हो गया, तो इसका मतलब कि मेरा लक्षण उसके अंदर दिखाई दे रहा है, उसका लक्षण नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या होगा, मेरा लक्षण क्या हो जाएगा, प्रभावी, और उसका लक्षण क्या हो जाएगा, अप्रभावी। तो इस पूरी प्रक्रिया को मेंडल ने प्रभाविता के नियम दिखाया। नहीं याद हुआ राजकुमार बाबू? आप छोटे, आपकी पत्नी तरकुल बराबर, तो बच्चा अगर छोटा पैदा हो गया तो इसका मतलब कि आपका लक्षण दिखाई दे रहा है। इस तरीके से बता सकते, यही होता है प्रभाविता का नियम। याद हुआ? क्या समझे? जो लक्षण दिखाई देगा प्रथम पीढ़ी में, अरे कोई ना कोई तो होगा ना विशाल बाबू, चाहे उजेंगा होके, ये बात होता है। क्या लिखते हैं? जब विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है। और याद करो यार, क्या पढ़ते हो तुम लोग? क्यों नहीं याद हो पाता बताओ? तो F1 पीढ़ी में जो संतान बनता है उसका जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा इस पूरी घटना को मेंडल का प्रभाविता नियम कहते हैं। चला जाओ। तो मेंडल का प्रथम नियम है प्रभाविता के नियम। जब एक लक्षण को ध्यान में रख करके दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो अपर पीढ़ी में जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो दिखाई नहीं देते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और इस पूरी घटना को प्रभाविता का नियम कहते हैं। पूरी घटना को क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। मिटा दे इसको। अब उदाहरण से हम लोग पेश करते हैं। बनारस से चल के उदाहरण आया हुआ आपके सामने, और हम लोग हिंदुस्तान के हैं तो बनारस को उदाहरण करते मिटा रहे हैं। आ जाओ, आपने एक लाल पुष्प लिया, लाल मत लो, लंबा ले लो। एक लंबा पुष्प लिया तो उल्टा लेंगे ना, का चाहिए बौना पुष्प। तो लंबा को हम लोग जानते होंगे, टाल कहते हैं तो कैपिटल टी टी, एक उल्टा हो जाएगा स्मॉल टी टी। कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी, कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी। और कैपिटल टी टी जो है क्या है? प्रभावी लक्षण है। यह लक्षण दिखाई देगा, तुम्हारा लक्षण दिखाई देगा, तुम्हारी पत्नी का लक्षण में दिखाई देगा। कंटेरियो को तो कहेंगे तुम्हारा बिछुआ में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैसा होगा पौधा बताओ? शंकर लंबा। मैं लंबा कह दो। शंकर कहाँ कहते हैं मालूम है? हाँ, शंकर कहाँ कि इसका भी गुण, लंबा का भी गुण आ गया तनि भावना का, इसलिए शंकर लंबा कहते हैं। और ये अपन पीढ़ी है।
तो इसका मतलब इसमें लंबा जो आया है वो प्रभावी हो गया ना जी। देख रहे हैं कि इसमें F1 पीढ़ी में लंबा पुष्प प्रभावी हो गया या प्रभावी है, तथा बौना पुष्प अप्रभावी। इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। आप आराम से बता सकते हैं कि जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो अपन पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आज पूरे घटना क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। याद हुआ? कोई फटाफट एक आलू का दिया प्रभाविता, जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, जो नहीं दिखाई देता उसको अप्रभावी लक्षण। चला अब आज हुआ पूर्ण प्रभाविता। देख लो, जब दो जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होता है उनका गुण उनके जनक से नहीं मिलता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण का मतलब है कि कोनो लक्षण में नहीं दिखाई देता है, न बाप का लक्षण ना दोनों लक्षण में कोई दिखाई नहीं देता। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण पूर्ण, अपूर्ण का मतलब पूर्ण है ही नहीं है, न माता का गुण न पिता का गुण, कोनो तीसरा का गुण इसको मिल जाता। देखो तीसरा आ गया, कहा गया न माता से मिल रहा है न पिता से मिल रहा है, कोनो तीसरा से मिल गया। हाँ जैसे तुम हो, तुम्हारा भी गुण नहीं मिलता है, हो जाता है ऐसे। हाँ चलिए आते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता ठीक लो। जब दो जनकों के दो माने जब विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान का गुण उनके जनक के गुण से अलग होता है, तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। मिलता ही नहीं है। चलो माने यहाँ पर लाल पुष्प, यहाँ पर सफेद पुष्प न, सफेद पुष्प, लाल को कैपिटल R, सफेद को कैपिटल R स्मॉल। हमने संकरण कराया दोनों के बीच में, संकरण करा रहे हैं तो कैपिटल R स्मॉल। आई कैसा बन गया पुष्प भाई, गुलाबी। कैसा पुष्प, तो इसी को हम लोग कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। माने इसका जो गुण होगा इसके जनक से नहीं मिलेगा। देख रहे हो, एगो जनक तो लाल पुष्प है, एगो जनक सफेद पुष्प है, लेकिन जो F1 पीढ़ी में जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, F1 पीढ़ी में गुलाबी बन रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहता है, अपूर्ण प्रभाविता। तो अगर अपूर्ण प्रभाविता ही पूछेगा तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो इतना बायोलॉजी आज हम लोग पढ़ें।